Good morning, students. I am well here, and I hope same for you also. You must be staying at your home, working hard to prove yourself, doing your best, converting this crisis into an opportunity. With this wish, I would like to start the today's topic, that is irreversible change. पिछले दो क्लासेस में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच डिफरेंस पढ़ लिया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैसे डिफरेंट है। इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे क्या, द चेंज इन विच अ बॉडी वंस चेंज cannot be brought back into initial state। ये एक ऐसा चेंज था बेटा, या एक ऐसा चेंज है जिसमें हम ये कहते आए हैं बार बार कि अगर एक बार हमने चेंज कर दिया तो दोबारा इसको वापस इसकी स्टेट में नहीं लाया जा सकता, और इसीलिए यही कारण है कि ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। इसके बारे में एक और खास बात बताई थी मैंने आपसे, वो ये कि जो इरिवर्सिबल चेंज है वो दो तरह के होते हैं। वो कभी कभी टेम्परेरी होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और कभी कभी परमानेंट होते हैं। तो टेम्परेरी पे मैं बता चुका हूं कि जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज की मैं बात करूं तो टेम्परेरी इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि कुछ दिन बाद ये फिर से आ जाएगा। कटिंग ट्रीज नहीं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो लास्ट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज, और वो कैसे फर्क डालता है वो हमें आज पढ़ना है। तो जब हम परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज की बात कर रहे थे तो परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज में हम क्या कहेंगे, परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज में हम ये कहते हैं कि जैसे ही हम परमानेंटनेस की बात करते हैं, जैसे ही हम परमानेंट की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि परमानेंट रिवर्सिबल चेंज इरिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हों। मीन्स व्हाट, कि परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज ये जो है ये समहाउ केमिकल चेंजेस होते हैं। समहाउ केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है ये समहाउ केमिकल चेंज, अब इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, और जो इसको फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि वो केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दूसरा न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, तीसरा हीट इज प्रोड्यूस्ड, चेंज इन कलर, हमारे लिए इतना ही सफिशियंट है, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे। इन 4 पॉइंट्स को ही अगर हम समझ लेंगे तो केमिकल चेंजेस को आसानी से समझ सकते हैं। नई चीजें बनती हैं, ये तो मैंने आपको इरिवर्सिबल चेंज में बता भी दिया था। उसके बाद नई प्रॉपर्टीज बनती हैं। कोई भी चीज जो हम बनाते हैं, जैसे सब्जी ही बनाते हैं तो सब्जी नई प्रॉपर्टी, नई चीज, उसमें नए गुण आ जाते हैं। उसके बाद हीट भी प्रोड्यूस होता है। अब हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम कहेंगे क्या कि यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। ये कैसा चेंज है, कोई भी चीज देखो बेटा, बर्निंग अगर कभी भी हो, इफ एनीथिंग बर्न्स, अगर कोई भी चीज जलती है, देन इट इज अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अगर कोई भी चीज जल रही हो तो वो केमिकल चेंज है, एक्सेप्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर कैंडल की बात करें तो कैंडल जब जलता है तो दो तरह के चेंजेस होते हैं। कैसे कैसे चेंजेस? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मतलब ये रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। कैसे? अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो कैंडल बर्न्स, दूसरा कैंडल मेल्ट्स। अब देखिए बेटा, कैंडल जलता है, हमें पता है, जलकर हमें रोशनी भी देता है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन ये पिघलता भी तो है। उस पिघले हुए कैंडल को, उस पिघले हुए मोम को अगर हम सुखा दें तो फिर से हम कैंडल बना सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों तरह का चेंज होता है, फिजिकल भी और केमिकल भी। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी चीज जल रही है या कोई भी चीज जलती है तो कहीं ना कहीं हम उसको केमिकल चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी चीज के जलने के साथ, एनीथिंग व्हेन बर्न्स, एनीथिंग व्हेन बर्न्स, अगर कोई भी चीज जलती है, इट प्रोड्यूसेस हीट। वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? तो हम क्या कहेंगे? इट प्रोड्यूसेस हीट। कोई भी चीज अगर बर्न करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। साथ ही इस हीट की वजह से क्या हो सकता है? हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है बेटा। क्या होता है? वो जो हीट प्रोड्यूस करता है, कोई भी चीज अगर जलता है, हमने देखा भी है कि अगर कोई भी चीज जल रही होती है तो उसकी वजह से गर्मी प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज अगर जल रही है तो वो गर्म जो है वो हीट रिलीज करता है, ऊष्मा रिलीज करता है। अब यहां पर क्या बात है कि अगर कि कोई भी चीज हीट प्रोड्यूस करती है या किसी भी चीज के जलने से हीट प्रोड्यूस होता है, तो हम ये कहते हैं क्या कि हीट की वजह से एक और चीज होती है, हम कहते हैं क्या कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन। हीट कॉजेज एक्सपेंशन। नहीं, अब एक्सपेंशन क्या होता है? तो एक्सपेंशन के बारे में हम कहेंगे क्या कि एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। एक्सपेंशन मीन्स व्हाट? एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंडिंग, जिसको इन हिंदी हम क्या कहते हैं? फैलना। कोई भी चीज अगर हीट होगा तो वो क्या होता है? फैलता है। इसीलिए आपने कभी अगर रेलवे ट्रैक को देखा होगा तो रेलवे ट्रैक में जहां ज्वाइंट होता है उसके बीच में कुछ गैप होता है। वो गैप किस लिए होता है? कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो लोहा पिघलेगा और पिघल कर क्या हो जाएगा? उस गैप को भर देगा। अगर वो गैप नहीं होता, बिल्कुल चिपके हुए होते, तो लोहा क्या होता? पिघलता और पिघलकर ऊपर लेयर बना देता, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि पानी के बॉटल को हम जब देखते हैं तो पानी का बॉटल क्या रहता है? इतना खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है कि जैसे ही मान लो, अगर हम मान लो जैसे उसको ठंडा करेंगे, चिल्ड करेंगे, तो ठंडा करते समय क्या होता है? तो हम कहेंगे क्या कि ठंडा करते समय हम ये देखते हैं कि वो बर्फ बनता है और बर्फ की वजह से पानी जो है वो सॉलिड का रूप लेता है, तो बॉटल फट सकता है अगर पूरी तरह भरा हो। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? पैक करके रखते हैं, उसको उसमें गैप बनाकर रखते हैं। तो हीटिंग की वजह से हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज जो है ना वो फैल जाती है। अब घर में हम इसका एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं? अगर हमसे कोई ये कहेगा कि हीटिंग की वजह से कोई भी चीज एक्सपेंड करता है, तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे? तो हम कहेंगे क्या कि व्हेन प्लास्टिक्स आर हीटेड, जब प्लास्टिक को मैं और आप हम सब हीट करते हैं तो प्लास्टिक को खींचते हैं तो वो खींच जाता है ना। वैसे नॉर्मली खींचेगा? नहीं खींचेगा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमने प्लास्टिक्स को हीट किया तो प्लास्टिक्स क्या करता है? फैलता है। और यही फैलना क्या कहलाता है?
एक्सपेंशन कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि फिजिकल चेंज में एक्सपेंशन होने के भी चांसेस हो, जो केमिकल चेंज है या हमारा इरिवर्सिबल चेंज है उसमें हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होने के भी चांसेस होते हैं। दूसरी ओर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन नाम की भी एक चीज होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा होना। जैसे एक्सपेंशन में एक्सपेंड कर रहा था, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब गेट शॉर्टर होता है, छोटा हो जाना। अब जब ये गेट शॉर्टर हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन गेट शॉर्टर की बात करेगा। गेट शॉर्टर मतलब क्या होता है कि छोटा हो जाना, और कॉन्ट्रैक्शन में चीजें छोटी हो जाती हैं। अब इसके लिए जब हीटिंग की जरूरत थी तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी जरूरत होगी? कूलिंग की। जैसे मैं बात कर रहा था किसमें, तो हम कहेंगे क्या कि हम बात कर रहे थे जब बॉटल में पानी को फ्रिज करते हैं तो वहां पर कूलिंग या कॉन्ट्रैक्शन वाला काम आता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, इसी का इफेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा कि अगर हमने एक्सपेंशन की बात की या कॉन्ट्रैक्शन की बात की, तो मैंने आपसे ये बताया कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड करना या फैलना। वहीं पर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़ जाना या छोटा हो जाना, यही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, हम करेंगे मेल्टिंग के बारे में। हमारे पास एक नया वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। वो भी हम जानते हैं कि वो क्या होता है। मेल्टिंग किसको कहेंगे? मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। अब अगर हम मेल्टिंग की बात करें, मेल्टिंग, तो मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना। और इसके लिए भी क्या जरूरी है, तो हम कहेंगे क्या कि मेल्टिंग चूंकि पिघलने को कहते हैं इसीलिए इसके लिए भी हीट जरूरी है। अगर हीट नहीं होगा तो मेल्टिंग नहीं होगी। अगर हम किसी भी चीज को पिघलाने की कोशिश करें, जैसे आयरन ही है, आयरन ही अगर पिघलेगा, या मान लो कोई भी प्लास्टिक है उसको अगर हमें पिघलाना है तो पिघलाने के लिए कहीं ना कहीं गर्मी की जरूरत होगी। जब तक हम हीट नहीं करेंगे उसको, क्या वो पिघल जाएगा? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि मेल्टिंग के बारे में ये कहते हैं कि इट रिक्वायर्स हीट। मेल्टिंग रिक्वायर्स हीट। और ये है क्या, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर मान लो जैसे बर्फ की बात करें तो बर्फ जो है वो सॉलिड रूप में होता है, आइस जो है वो सॉलिड में होता है। वहीं पर सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और ये लिक्विड जो है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हीटिंग। और यही सॉलिड टू लिक्विड क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। अब लिक्विड टू गैस हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले में। लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन होता है, और अगर हमें गैस टू लिक्विड तो ये कंडेंसेशन होता है। यहां एक और चीज देखने वाली बात है, वो ये कि अगर हमें लिक्विड से गैस बनाना है, मतलब ये कि पानी से भाप बनाना है, तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी, हम कहेंगे क्या कि हीटिंग की जरूरत होगी। अब भाप से फिर से पानी बनाना है, कूलिंग की जरूरत। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, घर में खाना बनता है, बनते समय जब हम हाथ देते हैं तो भाप ऊपर जा रहा होता है, हमारा हाथ गीला हो जाता है। इसका मतलब वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था, और उसके लिए कब था, जब वो हीट हो रहा था। उसके बाद खाना बन जाने के बाद हमने उसको ढक दिया, खाना ठंडा होने लग गया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडा होता गया, भाप जो है वो फिर से पानी बनने लग गया। और जैसे ही हमने बर्तन के ऊपरी सतह जिससे हमने कवर कर रखा था उसको हटाया, तो उसमें से पानी की बूंदें गिरने लग गई। तो ये कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। मेल्टिंग क्लियर है, इवेपोरेशन क्लियर है, कंडेंसेशन क्लियर है, मेल्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है।
अच्छा, यहां पर एक और एग्जांपल क्या है कि चेंजिंग ऑफ आइस into water is which type of change? तो बेटा चेंज को समझने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके आगे पीछे लिखना है। जैसे आप आइस को इधर लिख रहे हो तो लिख दो, जरूरी नहीं है, आप वाटर भी लिख सकते हो, इधर लिख दिया वाटर। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए और एक पल के लिए सोचिए कि ये एरो इधर की ओर मुड़ सकता है क्या? मतलब ये कि आइस जो है क्या वाटर बन सकता है? तो हम कहेंगे क्या कि फ्रिज से निकालने के बाद बर्फ अगर है और उसको हमने नीचे रख दिया तो वो पानी बन जाता है। फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये देखिए कि क्या पानी आइस बन सकता है? तो हम फ्रिज में डालेंगे पानी को तो आइस बन जाएगा। अगर एरो दोनों तरफ मुड़ सकता है तो दोनों तरफ मुड़ने का मतलब क्या है? रिवर्सिबल। नहीं, if arrow is movable in both the direction, movable in both the direction, अगर एरो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है, अगर एरो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर हमने मान लो जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर की बात की, तो टीयरिंग ऑफ पेपर के बाद जो पेपर हमें ऑब्टेन होगा क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? जैसे हम बेटा टीयरिंग ऑफ पेपर की बात कर रहे थे, तो टीयरिंग ऑफ पेपर में होता क्या है? जब भी हम टीयरिंग ऑफ पेपर की बात करेंगे तो आप पेपर को टीयर करने के बाद ये देखो कि यहां जो ये एरो है पेपर से टीयरिंग ऑफ पेपर तक तो चला आएगा। पेपर है उसको हमने फाड़ दिया। अब पेपर फट जाने के बाद अगर हम एरो ड्रॉ करेंगे तो क्या ये पेपर अपने आप बन जाएगा? नहीं बनेगा। एरो दोनों तरफ मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल। मीन्स व्हाट? कि ये इरिवर्सिबल चेंज है। अगर एरो दोनों ही तरफ मूव कर जाते हैं तब तो ये रिवर्सिबल है। अगर एरो दोनों तरफ मूव नहीं कर रहा है तो वो कौन सा है? इरिवर्सिबल चेंज है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं वो केमिकल भी है और फिजिकल भी, मतलब वो रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल चेंज भी है, और इरिवर्सिबल परमानेंट भी होता है। इरिवर्सिबल की वजह से हमें एक्सपेंशन भी देखना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन भी देखना पड़ता है, मेल्टिंग भी हमने सीखा कि मेल्टिंग क्या होता है। इवेपोरेशन हम पहले से जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। वहीं हमने कंडेंसेशन की अगर बात की तो कंडेंसेशन के बारे में जाना कि अगर हमने लिक्विड वापस पाना है गैस से तो उस तरह के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन करते हैं। कहीं भी अगर हीटिंग की वजह से चेंज लिखा हुआ है, अगर गर्मी की वजह से कोई चेंज होता है तो वो इवेपोरेशन कहलाता है, क्योंकि इवेपोरेशन में हमेशा ही हीटिंग की जरूरत होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम लिक्विड से गैस की बात करेंगे तो वो हीटिंग हो जाएगा, या फिर गैस से लिक्विड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कूलिंग के लिए आ जाएगा। वहीं इवेपोरेशन लिक्विड से गैस, मतलब ये कि पानी से भाप बनाने का प्रोसेस इवेपोरेशन, इसमें हीटिंग की जरूरत। वही गैस से लिक्विड बनाने के लिए कंडेंसेशन आता है जिसमें हमें कूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में बेटा हमें इतना ही पढ़ना था। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पूरे लेक्चर में पूरे चैप्टर को एक बार ओवरव्यू के रूप में देखेंगे कि हमने सीखा क्या क्या है। नहीं, तब तक के लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने पिछले जो वीडियोस थे उनको बहुत ध्यान से देखा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ओवरव्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस।